हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस सीरीज में अपन जितने भी जनरल नॉलेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, वो सभी धीरे धीरे देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में, वो सभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर इसमें डिस्कशन भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इस क्लास का यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज में अपन इतिहास, भूगोल, नागरिक सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे और सभी के सभी जो आपको रहेगा ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो एनटीपीसी में पूछा हुआ है वो सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स, और इस क्लास में ये बने रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या, और इसमें टॉपिक है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज से संबंधित क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्र पाषाण, ठीक है। ताम्र पाषाण जो कि क्या है, तो स्टोन एज यानी कि जो इनमें से क्या है, तो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल सभी पाषाण युग के हैं, जबकि ताम्र पाषाण जो है वो पाषाण युग के नहीं है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो आंसर आपका सी हो गया, ठीक है ना। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पाषाण युग में मनुष्य के द्वारा क्या यूज करता था, तो ये पत्थर के औजार को यूज करते थे, ठीक है ना। पाषाण युग के 3 चरण हैं, तो कौन कौन है, तो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है, तो तीनों याद रखेगा, ठीक है ना। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था, यानी कि ताम्र पाषाण ये जो है ये आया था कब, नव पाषाण युग के बाद आया था, ठीक है ना। तो इसलिए वो पाषाण युग का नहीं कहलाता, ठीक है ना, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ताम्र पाषाण में ताम्र का मतलब ही हो गया तांबा, ठीक है। तो ताम्र पाषाण युग में क्या होता था, तो मनुष्य जो थे इसमें औजार जो यूज करते थे वो तांबे के औजार यूज करते थे, ठीक है ना। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज किया था, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको क्वेश्चन को डिस्कशन देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा, ठीक है ना। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, यानी कि 1957-58 के करीब खोजा गया था भीमबेटका की गुफा, ठीक है ना। भीमबेटका की गुफा जो आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ है, तो रायसेन जिले में यह स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफा आपको मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से क्या है, घिरी हुई है, यानी कौन सी पर्वतमाला से, तो विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही, ठीक है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकानकर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है जो याद रखिएगा कि भीमबेटका की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा, तो विष्णु श्रीधर बाकानकर, ठीक है ना, बाकानकर के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। 1957-58 में किया गया था। वर्ष 2003 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया, यानी कि शामिल कर लिया, ठीक है। तो 2003 में यह यूनेस्को में भी शामिल हो गया। कौन, भीमबेटका की गुफा, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट इसमें देखने को मिलता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन के आपको क्वेश्चन बना करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो अच्छे से गौर से देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से क्या है, यह प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेगा। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, यानी कि भीमबेटका में जो चित्रकारी किया गया है वो मध्य पाषाण युग की है, ठीक है ना। किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण
ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी जो काल है ना, इसका भी चित्र यहाँ पर मिलता है, किसमें, भीमबेटका में। ठीक है, तो भीमबेटका से संबंधित इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा तो बनना मुश्किल है, लेकिन जो भी बना हुआ इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक मतलब पॉइंट जो है वो कवर कर दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ेगा, रिविजन करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका में। कहाँ पर, भीमबेटका में। ठीक है, तो भारत में पाषाण कालीन शिला मतलब पत्थर चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है, तो भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, 2003 में यह क्या हुआ, शामिल हुआ था यूनेस्को में। ठीक है ना, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, का सही कालानुक्रम है, तो सही कालानुक्रम कौन है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। पूरा मतलब मतलब पुराना वाला जो काल है वो, मध्य मतलब बीच यानी कि पुराना और नए के बीच का जो हुआ मध्य पाषाण काल हो गया, और नव मतलब नया हो गया। ठीक है ना, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये हो गया आपका राइट आंसर, जो कि कालानुक्रम है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बोले तो है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो प्रागैतिहासिक काल में लिपि और लेखन का विकास उस टाइम तक नहीं हुआ था, और उसमें क्या होता था कि उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित रहता था। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास इस प्रकार से। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण क्या है, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे इसमें। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। ठीक है, उदाहरण पाषाण काल का। ठीक है ना, तो उदाहरण क्या है, ये सभी पाषाण काल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे आग ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य थे, उपलब्ध था इसमें, लेकिन लिपि गूढ़ और अपठनीय था, यानी कि इसमें लिपि जो है वो पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है ना, ये सभी सैंधव सभ्यता का उदाहरण है। आगे ऐतिहासिक काल के लक्षण क्या है, तो पुरातात्विक एवं साहित्यों के क्या है के आधार पर निर्धारण किया गया है इसमें। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल जिसका समयावधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जिसका समयावधि है 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का जो समयावधि है वो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पाषाण काल यानी स्टोन एज से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट इसमें आपको कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, साथ साथ में आपका सब्जेक्ट भी कवर होते जाएगा इसमें बाई यानी कि क्वेश्चन के थ्रू इसमें। ठीक है, चलिए अच्छे हैं, पढ़ने में मजा आएगा फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 है आपका सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ से, नागेश्वर से प्राप्त किया जाता था। 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर जो कि गुजरात में है वहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहर है, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है, ये सभी के सभी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है ये बताना। ठीक है, तो पंजाब जो कि भारत में स्थित है, तो यहाँ पर कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल स्थित है ये बताना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोपड़ जो कि कहाँ है, तो पंजाब में जो कि भारत में स्थित है यहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि पंजाब वाला कुछ रीजन जो है वो पाकिस्तान में, इसलिए भारत वाली जो पंजाब है ना इसके बात बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है रोपड़, इसका खोज किया गया था 1950 ईस्वी में, याद रखेगा। और किनके द्वारा किया गया, तो बीबी लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर, सतलज नदी के यह तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पंजाब में रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे 1950 में खोजा गया बीबी लाल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन, रोपड़, ठीक है। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है, यानी कि रोपड़ में क्या होता था, तो मनुष्य को भी यहाँ पर दफनाया जाता और पालतू कुत्ता था उसे भी दफनाया जाता था, उसका साक्ष्य यहाँ से मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, यानी कि कौन सी मुलायम पत्थर से बनी होती थी ये बताना है, जो कि 2x2 बीमा के आकार, ठीक है ना, आकार के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ठीक है ना। तो कौन सी पत्थर का मोहर बनता था ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा, एस्टिएटाइट, ठीक है। एस्टिएटाइट जो पत्थर है इसी का मोहर बना होता था, ठीक है ना। तो हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे जो होता है एस्टिएटाइट नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बना होता है, यानी कि ये जो नाम है ये पत्थर है, एक प्रकार का क्या है, ये पत्थर है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहर को सिलखड़ी इसे हिंदी में बोलते हैं और ये इसका दूसरा नाम है क्या, एस्टिएटाइट, ठीक है। तो एस्टिएटाइट को ही सिलखड़ी बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, से बनाया जाता था, ठीक है ना। तो मोहर जो है वो सिलखड़ी से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का क्या था, नरम पत्थर था। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, ठीक है, कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमिट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी, ठीक है। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, क्या होते थे, गणितीय चित्र होता था मोहर पर, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ठीक है ना, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आगे। सभी मोहरों में जानवर की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, ठीक है ना, जो अभी तक क्या है, स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर कौन कौन है। तो दर्शाए गए जो जानवर है उसमें बाघ मिल जाएगा, हाथी मिल जाएगा, वृषभ मिल जाएगा, गैंडा मिल जाएगा, भैंसा मिल जाएगा, हिरन मिल जाएगा, खरगोश और बकरा, ये सभी जानवर क्या है, मोहर पर दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये है इसका, ये कुछ पॉइंट था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है, यानी कि धौलावीरा जो है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कहाँ मिलेगा, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है ना। तो कौन से जिले में, तो कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात में, ठीक है ना। तो याद रखेगा, इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा खोज किया गया था। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, ठीक है ना, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, एक कलश इत्यादि पाया गया कहाँ, तो धौलावीरा में ये सभी पाया गया। तो कुछ पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि टेराकोटा कहाँ पर पाया गया था, तो ये धौलावीरा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है टेराकोटा के बारे में। और दूसरी ये भी क्वेश्चन आता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, तो मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिले हैं, तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से मिला है मिट्टी का बर्तन, तो धौलावीरा में मिला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को क्या किया, भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया और शामिल कर दिया इसे, ठीक है ना। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुआ कौन है, तो धौलावीरा है। कब शामिल हुआ, तो 2021 में। ये भी पॉइंट बनता है, अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि भारत का पहला सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। तो कौन शामिल किया गया, धौलावीरा, कब, 2021 में, ठीक है ना। और यह 40वां, भारत में 40वां नंबर का यह था, ठीक है। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है ये बताना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु घाटी या सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो इसे अभी इसी में आ गया था, ठीक है ना। तो इसमें आ गया तो इसलिए इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया इसका, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाली पढ़ लीजिएगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, धौलावीरा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जिसे द ग्रेट बाथ बोलते हैं, एक विशाल था, तो क्या था ये बताना, ठीक है। चलिए, मतलब किस आकार का था ये बताना इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह कैसा था? तो आयताकार टैंक था यह, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जिसे द ग्रेट बाथ बोलते हैं, एक विशाल क्या था? तो आयताकार टैंक था यह, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार क्या था? टैंक था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेगा, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, तो इसे भी ध्यान रखेगा। और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक सील में, ठीक है ना, यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, ठीक है ना। तो एक सील में 3 मुख वाले देवता मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। और मूर्ति का नाम क्या है? तो पशुपतिनाथ जी का यह मूर्ति मिला था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, बहुत सारे पॉइंट है, आप याद रखना है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला ये बताना, ठीक है। तो वर्ष 1920-21 के आसपास में किस नदी के किनारे खुदाई किया गया? तो हड़प्पा शहर मिला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे 1920-21 में खुदाई किया गया, उसमें हड़प्पा शहर देखने को मिला, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही शहर है। कौन? हड़प्पा, ठीक है। जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा जो स्थित है वो कहाँ है? तो पाकिस्तान में आपको यह देखने को मिलेगा। और कौन से जिला में? तो मोंटगोमरी जिले में देखने को मिलेगा यह। और हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पर देखने को मिलेगा। वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान यह शहर मिला था। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं, ठीक है ना। तो 2 व्यक्ति हैं जो कि हड़प्पा से संबंधित हैं। तो हड़प्पा शहर के खोजने के लिए 2 व्यक्ति, उत्खननकर्ता जो है 2 हैं, उसके लिए कौन कौन है? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ध्यान रखेगा दोनों पॉइंट को, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। यही पूछ देगा कि हड़प्पा शहर पाकिस्तान के किस नदी, पाकिस्तान में स्थित है मोंटगोमरी जिले में, लेकिन कौन सी नदी के किनारे? हड़प्पा हो गया, सतलज हो गया, सॉरी रावी हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। तो रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कब खोजा गया? तो 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। इसके खुदाई करता उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा शहर है जिसे शाब्दिक रूपों में बोलते हैं, यानी कि आम बोलचाल भाषा में मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है। तो किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का जो टीला बोलते हैं वो सिंधी भाषा में बोला जाता है, ठीक है ना, सिंधी भाषा में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट को ध्यान रखें कि मृतकों का टीला जो है वो कौन सी भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। तो सिंधी भाषा में यह बोला गया है, ठीक है। यह सिंधी भाषा का शब्द है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। कौन? तो आपको ये मोहनजोदड़ो माना जाता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है कौन? मोहनजोदड़ो। ये भी पॉइंट ध्यान रखेगा। आगे यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, यानी कि सबसे डेवलप्ड शहर है। कौन था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। इसलिए तो इसे नियोजित और उत्कृष्ट बोलते हैं, क्योंकि सभी चीज़ यहाँ पर डेवलप था, जो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो कहाँ से, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपको सिंधु नदी के तट पर देखने को मिलेगा। दाएं किनारे में, सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में देखने को आपको यह मिलेगा, ठीक है ना। कौन? लरकाना जिले में। और इसकी खोज किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। तो ये भी पॉइंट को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। किसके द्वारा? रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला, जो कि सिंधी वर्ड में है यह, ठीक है ना, सिंधी शब्द में यह बोला गया मृतकों का टीला इसे, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। कहाँ है? सिंध में, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। यह सिंध में स्थित है, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिंध के कौन सी लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह देखने को मिलता है। कौन? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर क्या था? जनतंत्रनात्मक था, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में मोहनजोदड़ो में जो शासन चलता था वो जनतंत्रनात्मक शासन था, न कि राजतंत्रनात्मक था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, ठीक है, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो मोहनजोदड़ो का कौन सा शहर इसके लिए फेमस था, विशिष्ट रूप से था, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो। कौन था? चनहुद्रो, जो जिसके लिए सभी फेमस था। किसके लिए? मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सभी के सभी कार्य जो होता था हड़प्पा सभ्यता में चनहुद्रो में होता था, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुद्रो की खोज 1931 ईस्वी में किया गया था एमजी मजूमदार के द्वारा, ठीक है। तो एमजी मजूमदार के द्वारा कब किया गया था? 1931 ईस्वी में से खोज किया गया था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, उसके अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? यह चनहुद्रो में देखने को मिला है। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर भी थे। कहाँ के? तो चनहुद्रो के जो निवासी थे कुशल कारीगर भी थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। इसलिए बोला जाता है ये सभी पॉइंट मिलने की जगह पर, मतलब ये सभी सबूत मिलने के कारण यहाँ के निवासी को या कारीगर को क्या कुशल माना जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर क्या है? बकराकार ईंटें मिलती थी, ठीक है ना। तो एकमात्र स्थल कौन है? चनहुद्रो, जहाँ पर बकराकार ईंटें मिलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से कौन से स्थान पर बकराकार ईंटें मिले हैं, ठीक है, तो ये कहाँ मिला? चनहुद्रो में मिला। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, ये बताना, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा, ठीक है ना। तो हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा का उत्खनन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है ना। तो दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा उसके बाद फिर यह सभ्यता सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी। कहाँ पर फैला हुआ था? तो सिंधु नदी घाटी में यह सभ्यता फैला हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी नदी के घाटी में फैला हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या नाम रखा गया था, ठीक है। चलिए 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोजा गया। तो ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पत्थर की बनी नित्य, ठीक है ना, पत्थर की बनी नित्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। यह कहाँ मिला था? हड़प्पा में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ, वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है, ठीक है ना, और बायां पैर क्या कर रहा है? नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है, ठीक है ना। यानी कि बोला जा रहा है क्या कि हड़प्पा से प्राप्त जो नर्तक हुआ है, नर्तक का धड़ जो प्राप्त हुआ वो चूना पत्थर से बना हुआ था। यानी कि जो मूर्ति बना हुआ था वो किससे बना था? चूना पत्थर से बना हुआ है। उसमें बताया, इसमें यह दिखाया गया है मूर्ति में कि वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। उस व्यक्ति जो है क्या है? मूर्ति में दाहिने पैर पर खड़ा है और बाएं पैर से पता चल रहा है उठा हुआ है। कौन सी मुद्रा में? तो नित्य की मुद्रा में बायां पैर उठा हुआ है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो नित्य की मूर्ति मिला है, मतलब अनुमान लगाया गया कि नित्य की जो मूर्ति मिला है वो कहाँ से मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा से मिला है, ठीक है।
थोड़ा सा रुक जाइए, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया। तो इससे पता चल रहा है क्या कि जो नृत्य का मूर्ति मिला है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में घोतक माना जाता है। किस रूप में, नटराज के रूप में माना जाता है, तो इसे ध्यान रखेगा। और इसकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 इंच के बीच में है। ठीक है ना, तो मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 7-8 इंच है, तो इसी पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, ये बताना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि धौलावीरा इसका राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक यानी कि शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को बोलते हैं, ठीक है ना, ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर दिया। ठीक है ना, तो यूनेस्को के धरोहर में यह शामिल है कौन, धौलावीरा। ठीक है ना, तो धौलावीरा याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है कौन, तो ये धौलावीरा। नेक्स्ट है, यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा है। ठीक है ना, गुजरात का चौथा जगह है, जबकि भारत का क्या है, 40वां स्थान है इसका। ठीक है, इसका धौलावीरा का। और इसकी खोज जो है वो 1968 में किया गया। कब, 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी के द्वारा किया गया इसका खोज। ठीक है ना, तो धौलावीरा का खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया, तो पॉइंट को याद रखेगा। ठीक है, तो इसमें 4-5 पॉइंट है, सभी को ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उरुक। ठीक है, तो उरुक जो है वो हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, यानी कि मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा ये सभी किसका है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जो कौन कौन है, तो जैसे हो गया मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि उरुक जो है वो क्या है, तो सुमेरियन सभ्यता का एक शहर। ठीक है, तो उरुक जो है वो एक शहर है जो कि सुमेरियन सभ्यता का। ठीक है, चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे आसपास जितने भी शहर है सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था। ठीक है ना, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, इसीलिए इसका नाम जो है वो सिंधु सभ्यता पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही सभी के सभी इसके जगह थे। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। ठीक है, तो प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था कौन दर्शाता है, तो सिंधु सभ्यता। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा, अच्छा पॉइंट है ये भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं, ये बताना। ठीक है, तो जलाशय के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कौन सी जगह से मिलते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कौन, धौलावीरा से यह मिलता है। ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है ना, तो कच्छ के रण में स्थित है कौन, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 1967-68 में किया गया था, अभी क्वेश्चन आया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह नगर आयताकार बना था। यह जो नगर था वो कैसा था, आयताकार। यहाँ से विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से, धौलावीरा से। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, तो कलश समाधान के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटदा से मिलते हैं, तो इसी पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर मिला है। ठीक है ना, तो रोपड़ से क्या मिला है, तो सेलखड़ी की मोहर मिला है। आगे मृत भांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है ना, तो रोपड़ से जो मिला है, क्या क्या मिला है, तो सेलखड़ी की मोहर मिला है, मृत भांड मिला है और कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो चीज़ मिला है कहाँ से मिला है, रोपड़ से मिला है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित है, यानी कि यहाँ के जो निवासी थे वो जल को संचय करने के लिए सभी कुशल थे, मतलब जानकार थे, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। ये है कि क्वेश्चन आप पढ़ते रहेगा, यानी कि वीडियो भी आप पूरा देखते रहेगा, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट जो आपको रिवीजन होते चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सभी के सभी जो आपको है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी देखिए 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, ठीक है ना, सुरकोटदा के बारे में भी आया था। तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन, सुरकोटदा अभी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सुरकोटदा या लास्ट में दा या डा दोनों को दोनों सेम ही है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है ना। तो सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों गुजरात में स्थित है और दोनों कच्छ जिले में ही स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। आगे है, इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का जो प्रमाण मिलता है वो सिंधु सभ्यता के किस शहर से मिला है, ठीक है। तो यह सुरकोटदा से मिला है, ठीक है ना। चलिए 1996 ईस्वी में इस स्थल की खोज जगपति जोशी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो सुरकोटदा को और धौलावीरा दोनों की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो जगपति जोशी के द्वारा किया गया। इसका खोज जो सुरकोटदा की खोज है वो 1996 ईस्वी में किया गया, जबकि धौलावीरा का खोज 1967-68 में किया गया था, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल है और कौन से राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कालीबंगा जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। मांडा इंपॉर्टेंट है, मांडा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। दैमाबाद, ठीक है ना, तो दैमाबाद ये जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। रोपड़ कहाँ, तो रोपड़ पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धौलावीरा आपको लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात में हो गया, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा याद रखेगा, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र और रोपड़ पंजाब में, ठीक है। तो देखते रहेगा, रिवीजन होते रहेगा तो आपको ध्यान में बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है 1944 यानी कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, ठीक है। तो 1944 की बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि रेम व्हीलर, ठीक है। तो रेम व्हीलर थे जो कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और हड़प्पा सभ्यता के खुदाई का क्या लिया, जिम्मा लिया, इनके द्वारा लिया गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर, ठीक है ना, जिन्हें शॉर्ट में रेम व्हीलर बोलते हैं, ठीक है ना, इन्होंने 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के क्या बने, महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा खुदाई का यह जिम्मा लिए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख जो कार्य है वो क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन जो स्मारक है और पुरातत्वीय स्थल है उसके अवशेष हैं, ठीक है ना, उसका क्या करना, रख रखाव करने का कार्य करता है कौन, भारतीय क्या पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो इसी पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि R.D. बनर्जी, ठीक है। तो R.D. बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है ना। तो मृतकों का टीला किसे बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो को, एक तो ये पॉइंट हो गया। आगे है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कौन, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है जो कौन है, विशाल स्नानागार है, ठीक है। तो विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में यह पाया गया है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। तो इसका ये आकार था किसका, विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो विशाल अन्नागार है, जिसमें अन्न रखा था, जिसे अन्न भंडार भी बोलते हैं, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है, कौन, विशाल अन्नागार जो था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष मिला, जैसे कि कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिला, ठीक है। तो कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति कहाँ से मिला, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगा। योगी की मूर्ति, ठीक है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति यानी कि शिव की मूर्ति, ठीक है। तो इसका जो ये मिला चिन्ह कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। और घोड़े के दांत, ठीक है ना, घोड़े के दांत कहाँ से मिला, तो ये भी आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको कवर होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले स्तरों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है ये बताना। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, चलिए आगे है इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, ठीक है ना, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर किया गया था। ठीक है ना, यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स के द्वारा क्या किया गया इसका खोज किया गया। ठीक है, इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति जो है कहाँ, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, जो कि मोंटगोमरी जिला में है। इसका काल का निर्धारण है जो कि एनसीईआरटी में बताया गया 2600 ईसा से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है ना, तो लगभग 3000 ईसा पूर्व जो कि इसके आसपास है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। एनसीईआरटी में आपको ये बताया गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। ठीक है ना, आगे है रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसे नवीन विश्लेषण के द्वारा पता चलता है, यानी पत्ती से पता चला है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500, ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये सभी देखिएगा। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 यानी कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व भी मानते हैं। ठीक है ना, तो इसके आसपास यानी कि ये सभी जितने भी आपको पॉइंट दिया गया है इसके हिसाब से आसपास जो मिल रहा है वो 3000 ईसा पूर्व मिल रहा है। ठीक है ना, 3000 ईसा पूर्व मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं कहीं एनटीपीसी में ये भी हुआ है कि रेलवे के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन जो मिला है उसको निरस्त भी किया गया, कुछ में आसपास की जो ऑप्शन है उसे भी चूज किया गया। ठीक है, तो बोर्ड पर निर्भर है क्या करता है, ये तो अपने हाथ में निर्णय रहता नहीं है, तो आप इसे क्या करते हैं टिक लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आगे जाके देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल नज़दीक रहेगा लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर बताया गया है वो ऑप्शन सी दिया है। ठीक है ना, चलिए तो ये कुछ पॉइंट था क्वेश्चन से संबंधित, ये सभी देखिएगा एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डैश का विकास 5000 BC ईस्वी, ठीक है ना, BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तलहटी के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये कौन था ये बताना है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो 5000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 27 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट, हाँ चलिए 27 नंबर है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। ठीक है, आज उन्हें हम क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के पास आसपास क्या हुआ, विकास हुआ, यानी डेवलप हुआ, तो आज उन्हें हम क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो पश्चिमी भारत हो गया और पाकिस्तान उसे बोलते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ही है हड़प्पा सभ्यता, अभी पढ़े थे मोंटगोमरी जिला में स्थित है, इसलिए वह कहाँ हो गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी है और पाकिस्तान में भी कुछ हिस्से इसके पड़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है जो कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, मोंटगोमरी जिले में यह स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के एवं माधो स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था, तो पॉइंट को ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको रिवीजन खुद ब खुद होते जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा तो आपको बहुत सारे रिवीजन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। आगे है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी, तो कौन सी ईस्वी में आई थी लगभग ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कितना 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अभी आया था क्वेश्चन ये दिया है ना, यहाँ हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास क्या हुआ था, डेवलप हुआ था, तो वही क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी ये बताना। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर है ईंट के बने भवन। ठीक है, तो ईंट के बने भवन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो क्या है, ईंट के बने भवन। ठीक है, ईंट के बने भवन जो कि प्रमुख विशेषता है इसका। यह विश्व की प्राचीन नदी
ठीक है ना, घाटी सभ्यताओं का सभ्यताओं में क्या प्रमुख है, ठीक है। तो यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया, ठीक है ना। तो हड़प्पा के सभी बस्तियों में ईंटा का प्रयोग किया गया, ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इस समय ईंटे का जो रेशियो था वो क्या था, तो 4:2:1 था, ठीक है। तो 4, 2 और 1 के रेशियो में था, तो ये रेशियो को आप याद जरूर रखेगा, ठीक है। तो ईंट का रेशियो क्या था, तो ईंट का रेशियो 4:2:1 था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो कांसा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। जो तांबे और टीन के मिश्रण था, ठीक है ना, तांबा का और टीन का मिश्रण था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन में यही तो बनता है कि कांसा किसका मिश्रण होता है, तो तांबे और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। और यह बहुत पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, मतलब कि और कितना इंपॉर्टेंट भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है ना, 1400 सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, ठीक है ना। कितना, 1400 केंद्रों को, ठीक है ना, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है, ठीक है ना। 925 कितने भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है, ठीक है ना। तो पहले के ज़माने में जितने भी सभ्यता विकसित हुआ है, अधिकांश नदियों के आसपास ही विकसित होता था, क्योंकि पानी की दिक्कत नहीं होता था वहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए नदी के आसपास ही लोग ज़्यादातर बसते थे, ठीक है। अब तो लोग सभी जगह बसते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में देखिए बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित किए थे। तो क्या बनाने के लिए, तांबा के और टीन का मिश्रण बनाया था, मिश्रण किया था, ये बताना, ठीक है। तो यह भी आया था कांसा बनाने के लिए, और यानी कि ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो तांबे को और टीन को मिश्रण करके कांसा बनाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन, आजमगढ़, ठीक है। यदि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप आसानी से छांट सकते हैं, क्योंकि आपको सभी के सभी पॉइंट जितने भी है बाई ऑप्शन भी आप छांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभी इतने बार आ चुका है कि आप आराम से छांट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़। इस देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें देखिए कितने सारे पॉइंट आपको सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नाम है, ये सभी पॉइंट से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सैंधव घाटी सैंधव सभ्यता भी से बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपको क्या, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए, ये नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है, बार बार आप पढ़िएगा यानी कि वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारे चीज़ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है वो कौन कौन है, तो मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गए, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, बनवाली हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया और कालीबंगन, ठीक है। तो ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता का है या सैंधव सभ्यता का ये नगर है, ठीक है। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ जो है वो यूपी का कोई स्थान है, ठीक है ना, यूपी में है, जो कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का यह कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। तो आजमगढ़ कहाँ है, यूपी में है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है, डैश, ठीक है ना। सॉरी फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। चलिए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो जो नाम है, नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन सी भाषा में मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं, यानी कि मृतकों का टीला कहते हैं। तो कौन सी भाषा में कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधी भाषा में कहते हैं। कौन सी भाषा में, सिंधी भाषा में। तो याद रखेगा सिंधु सभ्यता सिंधी भाषा से, ठीक है ना, सिंधी भाषा सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं या फिर मुर्दों का टीला बोलते हैं, ठीक है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर किसे माना जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो को माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, ये बताना, ठीक है। तो हड़प्पा के जो लोग थे कौन से भगवान को पूजा नहीं करते थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु, ठीक है। तो विष्णु की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, ठीक है ना, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है, ठीक है ना, यानी कि शिव का आदि रूप माना जाता है, मतलब शिव का पूजा होता था और स्वास्तिक का भी माना जाता था, ठीक है। इसके दाईं तरफ हाथी एवं बाघ है तथा बाएं तरफ गैंडे एवं भैंसे का अंकन है, यानी कि अंकन किया गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसे पूजा करते थे, ठीक है ना, तो धरती को क्या मानकर पूजा करते थे, तो उर्वरता की देवी मानकर, ठीक है। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि सभी की पूजा किया जाता था, ठीक है ना। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु को पूजा नहीं करते, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन हो गया क्या, विष्णु का पूजा ये नहीं करते, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, यानी कि किन की पूजा करते थे ये बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुपति यानी कि शिव की, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है ना। पशुपति यह मूर्ति कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाएं से बाईं ओर की लिखी जाती है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिपि थी जिसका नाम क्या था, भाव चित्रात्मक लिपि था, ठीक है ना। कौन सी, भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और भाव चित्रात्मक लिपि जो है वो किस प्रकार लिखा जाता था, तो यह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है ना, दाईं से बाईं ओर। जो अपन लोग लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं, जैसे अपन लोग देवनागरी लिखते हैं तो बाएं से लिखना शुरू करते हैं, दाएं की ओर बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। जबकि ये जो भाव चित्रात्मक लिपि था वो दाएं से बढ़ता था, दाएं से लिखना शुरू करते थे और बाएं की ओर बढ़ते थे, मतलब इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये होता है, तो अपन लोगों को उल्टा चलता था ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 में किया था। कब किया था, 1980 में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली यानी कि इतालवी जिसे बोलते हैं, उनके पुरातत्वविदों ने संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 ईस्वी में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में क्या किया गया, RS बिस्ट ने धौलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया, ठीक है। तो RS बिस्ट ने धौलावीरा का उत्खनन का प्रारंभ किया 1990 में, ठीक है। तो ये पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैल, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो आमतौर पर जो पशु दिखता था वो कौन था, बैल था, ठीक है ना, मोहर में दिखते थे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे जो थे आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार था, ठीक है। तो इस प्रकार के मोहर पाए जाते थे, कैसा, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थे, ठीक है ना, यानी कि 4 टाइप के मोहर थे। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी, यानी कि उपस्थित था। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया में उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट आगे है, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के लिए उत्पादन से संबंधित नहीं है ये बताना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यह है मांडा, ठीक है। तो मांडा कहाँ था, ये जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा, जो कि एक क्या है, स्थल है यानी स्थान है, जो कि चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। तो चिनाब नदी से भी याद रखें, चिनाब नदी भी याद रखें कि चिनाब नदी के तट पर है कौन, मांडा। आगे है क्या, जबकि बालाकोट से बहुतायत में यानी बहुत अधिक मात्रा में सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। कहाँ से हुए, बालाकोट से यह प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ। तथा चनहुद्रो से बकराकार ईंटें प्राप्त हुए। बकराकार ईंट कहाँ से प्राप्त हुआ, चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। नागेश्वर से शंख की बनी हुई चूड़ियाँ, ठीक है, नागेश्वर से प्राप्त हुआ क्या, शंख की बनी हुई चूड़ियाँ, करछियाँ और
ठीक है ना, पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो प्राप्त हुआ है चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी, ये सभी वस्तु प्राप्त हुआ कहाँ आपको नागेश्वर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। आपको इसमें हो गया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा समाप्त हो गया, यानी 2 टॉपिक आपको समाप्त हो गया। तीसरा टॉपिक जो रहेगा आपको वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आगे की क्लास में अपन लोग वैदिक सभ्यता से शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी इतिहास तरह, इतिहास के बाद फिर आगे की चैप्टर, आगे की सब्जेक्ट देखेंगे। इतिहास के बाद फिर क्या देखेंगे, पोलिटी देखेंगे पहले। ठीक है, पोलिटी देखेंगे, पोलिटी भी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है, तो इसे भी अपन गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतिहास शुरू करेंगे, तो पहले इतिहास को आप खत्म कर लेंगे अपन। ठीक है, लगभग इसमें आपको 1100 से 1200 के लगभग आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेगा टोटल, और सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसमें देखिएगा एक भी क्वेश्चन जो है आपको बिना पूछे हुए नहीं रहेगा। ठीक है ना, सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।